अगली सुबह रूही कनिका के कमरे में अकेली थी। कनिका मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए कमरे से बाहर गई हुई थी। वहीं रूही ने कनिका के रूम में उसके और उसके पापा की फोटोज देखी। हैरत की बात थी कि रूही के नाना जी की शक्ल कनिका के पिता से हूबहू मिलती थी। फोटोज को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंकी हुई थी। तभी उसे कैलेंडर दिखाई दिया। कैलेंडर में एक बार फिर से 2024 वर्ष देखकर तो उसके पैरों तारे जमीन खिसक गई। रूही कैलेंडर वो अच्छे से देखती है जिसमें कनिका की तारीखों के साथ कुछ विशेष थी जिसे वो समय के साथ पूरा कर लेना चाहती थी। हर डेट के साथ कनिका ने छोटे छोटे विशेष को साइड में लिखा हुआ था, जिसे देखकर रूही समझ गई थी कि कैलेंडर पुराना नहीं है। रूही मन ही मन खुद में सोचते हुए बोली, अंडरस्को कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। ये सब कैसे? मैं 2046 की दुनिया में जी रही थी, अचानक से हर जगह मुझे 2024 क्यों दिखाई दे रहा है? और मॉम, नाना जी, ये सब इतने यंग है। मॉम मुझे पहचान नहीं रही और नाना जी ने भी मुझे नहीं पहचाना। वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे हमारे साथ रहते हैं। क्या हो रहा है ये सब? जो कुछ भी है सब मुझे तभी पता चलेगा जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगी। मुझे वालिया हाउस जाकर सब कुछ क्लियर करना ही होगा। रूही को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस कमरे के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई दी। रूही ने पलट कर देखा तो सामने ब्लैक कलर के एक्सरसाइज ड्रेस में कनिका बालों की पीछे पोनीटेल बनाए हुए खड़ी थी। वो अपना पसीना टॉवल से पोंछ रही थी और बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। कनिका को ऐसे लुक को देखकर रूही की आंखें फटी की फटी देखकर रह गई। वहीं कनिका ने देखा कि रूही कब से उसे ताड़े जा रही है। तभी कनिका ने एक आईब्रो उचकाकर रूही को शक भरी नजरों से घूरते हुए कहा, अंडरस्को, हे, ऐसे क्या देख रही हो? कहीं तुम लेस्बियन वगैरह तो नहीं हो? इतना सुनते ही रूही, जिसका कनिका को देखकर मुंह भी थोड़ा सा खुल गया था, उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और चेहरा झटक कर कनिका को जल्दी से जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। मैं लेस्बियन नहीं हूं। तभी कनिका अपना पसीना पोंछते हुए आगे बढ़कर बोली, अंडरस्को, तो ऐसे हवस भरी नजरों से देख क्यों रही है? चल छोड़, आज मुझे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाना है। देखो, जो बात मुझे समझ आई है मैं पर बोल देती हूँ। आई थिंक तुम्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, इसी वजह से तुम काफी चीज कुछ अटपटी सी बोल रही हो। मैं तुम्हें अकेले छोड़ नहीं सकती, इसीलिए अपने घर में तुम्हें रखा है। पापा को कह दिया है मैंने। अब हम दोनों तुम्हारे वालिया पैलेस जा रहे हैं। होप तुमने वहां का एड्रेस गलत नहीं बताया होगा, क्योंकि वो घर किसी आम इंसान का नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और अगर तुमने ये बात झूठ कही होगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी रूही जल्दी से हड़बड़ाकर कनिका से बोली, अंडरस्को, नहीं मॉम, मैं सच बोल रही हूँ। मॉम दोबारा सुनकर कनिका पलटकर उसे घूरने लगी। तभी रूही ने थोड़ा हिचकिचाकर कनिका से कहा, अंडरस्को, सॉरी, आपने मॉम बोलने से माना किया है। तभी कनिका उसे दांत पीसकर देखते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे झूठे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। सब कुछ गलत सलत बता रही हो, लेकिन कल रात वाली बातें तुम अभी तक नहीं भूली हो। कुछ भी ड्रामा कर रही हो ना, तो मैं भी बहुत तेज हूँ, तुम्हें पकड़ ही लूंगी। फिलहाल के लिए तुम मुझे सिर्फ कनिका बोलोगी। तुम्हारी उम्र की हूं मैं, समझी? तभी रूही ने भी इनोसेंट का फेस बनाकर कनिका से कहा, अंडरस्को, ओके, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूं, ट्रस्ट मी। कनिका ने अपने कपड़े निकाले और रूही से बोली, अंडरस्को, गुड, अब चुपचाप नीचे जाओ और पापा के साथ थोड़ी बातें कर लो। आते वक्त बोल रहे थे कि उन्हें तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन तुम्हें और रुकना चाहिए था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जाकर कुछ देर बात कर लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। रूही ने भी जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और कनिका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रूही को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो राघवेंद्र जी के साथ बातें कर रही थी। राघवेंद्र जी एक टीचर थे और बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। रूही के साथ एक दिन में ही उन्हें बहुत ही अपना सा महसूस होने लगा था। रूही भी अपने नाना जी की यंग एज को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो नाना जी उसके, जो बहुत खड़ूस हुआ करते थे, वो इतने ज्यादा हंसमुख और मजाक के मिजाज के हैं। सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था, लेकिन वो इन सब चीजों को एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर में कनिका नीचे आई और सबने मिलकर नाश्ता किया और अब कनिका रूही को लेकर दिल्ली के लिए निकलने ही लगी थी। लेकिन रूही को अपने नाना जी की इस यंग एज के स्वरूप से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर सच जानने के लिए उसका वहां जाना जरूरी था। घर से निकलने से पहले ही रूही ने एकदम से राघवेंद्र जी को गले से लगा।
कनिका हैरान होकर रूही के अचानक से किए गए रिएक्शन को देख रही थी। वही राघवेंद्र जी, जिनके हाथ अभी हवा में ही थे, उन्होंने रूही को गले से लगते ही अजीब सा अपनापन का एहसास महसूस किया और न जाने कैसे उनके हाथ भी रूही के पीठ और सर पर आ गए और उन्होंने रूही को आशीर्वाद देते हुए कहा अंडरस्को कि वो उसे बहुत ज्यादा याद करेंगे। मायूस होकर रूही कनिका के साथ उसके घर से निकल गई। इधर दिल्ली में एक बड़े से घर के हाल में इस वक्त दो जिंदा लोग आग की लपेट में जल रहे थे। दोनों चीज सीखकर कभी धरती पर अपनी बॉडी को रगड़कर तो कभी दीवार में अपनी बॉडी रगड़कर अपनी बॉडी आग को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो जलते ही जा रहे थे। उनकी की गूंजें उस पूरे आलीशान हॉल में गूंज रही थी। वहां और भी लोग, जो कि काले कपड़े में किसी बाउंसर की तरह दिख रहे थे, खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। किसी ने भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वही एक किंग साइज चेयर पर बिल्कुल किसी डेमन किंग की तरह बैठा हुआ एक शख्स, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। देखने में वो बहुत हैंडसम और चेहरे पर रति भर भाव नहीं। वो अपनी सख्त नजरों से अपने बाहें फैलाकर वो पूरा नजारा देख रहा था। ये शख्स कोई और नहीं, क्राइम की दुनिया का किंग और बेहद बेरहम इंसान अक्षत वालिया था, जो काली दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता था। दुनिया की खुफिया एजेंसियां इसके बारे में कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका चेहरा हमेशा से ही मास्क के पीछे छुपा रहता था और पहचान हमेशा ड्रैगन नाम के पीछे, जिसकी वजह से आज तक इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। फिलहाल यह एक बैचलर बिजनेसमैन है, जिसके आगे पीछे इसके कुछ पुराने दोस्त हैं और साथ ही लड़कियों का डेडली क्रश भी इसकी एक झलक पाने के लिए। जहां दुनिया बेताब रहती है, वहीं इसके दुश्मन को अगर इसकी एक झलक मिल जाए तो उसे दर्दनाक मौत नसीब होती है। ये तो नहीं अक्षत वालिया की, और एक ही बात फिलहाल जो नजर उसकी आंखों के सामने चल रहा था, कुछ पल उन्हें जलता हुआ देखने के बाद अक्षत सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपने एक आदमी को नजर से कुछ इशारा करते हुए पीछे मुड़कर सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे जाते देखते ही वहीं खड़े तीन हैंडसम से लड़के, जो ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में खड़े थे, तीनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर वह भी अक्षत के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी देर में वो तीनों लोग और अक्षत एक कमरे में थे। अक्षत अंदर जाकर वाइन का गिलास लेकर अपने कमरे की बालकनी के पास आकर खड़ा हो गया। वही बाकी तीनों बालकनी के दरवाजे के आसपास ही आकर खड़े हो गए और उनमें से एक, जो कि अक्षत का मैनेजर होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था अक्षत की तरह, उसके भी चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अक्षत को देखते हुए कहा, मैं कहा तुम्हारे कहने पर यहाँ के सीएम को भी खरीद लिया है, आगे क्या करने का प्लान है? उसे लड़के की बात सुनकर अक्षत ने अपनी सख्त शारदे नजरों से अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास को देखते हुए कहा, दिल्ली आने का मकसद अब पूरा करना है। रघुवीर माथुर के घर मेरा मैसेज भेजो, मुझे उससे मिलना है। राघवेंद्र का नाम सुनते ही वह लड़का जो अक्षत से बात कर रहा था, वो एकदम से चौंक गया और उसने अपनी आंखें सिकुड़कर अक्षत को देखते हुए कहा, इतने सालों बाद तुम उसे क्यों मिलना चाहते हो अक्षत? उसे लड़के का सवाल सुनकर अक्षत ने धीरे से अपनी नजरें उसे लड़के की तरफ उठाई, जिससे वो लड़का थोड़ी देर के लिए तो अंदर से सहम गया था, मगर वह वैसे ही अक्षत को सवालिया नजरों से देखता रहे। तभी अक्षत ने उसे घूरते हुए अपनी सख्त डोमिनेटिंग आवाज में कहा, मुझे सवाल नहीं, मेरा काम पूरा चाहिए। यह मत भूलो, इस वक्त तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे मैनेजर की ड्यूटी पर हो। ओके, मैनेजर मयंक अग्रवाल। अक्षत की बात सुनते ही मयंक ने अपना सर हमें हिलाया और अपने अगल बगल खड़े दोनों आदमियों को नजरों के इशारे से अपने पीछे चलने को कहा। तीनों वहां से निकल गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मयंक के साथ चल रहे 2 लड़कों में से एक, जिसका नाम रोनी था और वह एक शार्प शूटर भी था, उसने मयंक से पूछा, मयंक अब ये राघवेंद्र माथुर कौन है? हमने इसका नाम तो पहली बार सुना है, इसको भी टपकना है क्या? तभी मयंक के बगल में चल रहा दूसरा लड़का होली से बोला, अरे नहीं यार, वीरेंद्र माथुर के बारे में पता करने की जिम्मेदारी मुझे ही तो मिली थी। उसकी बेटी न्यूज में काम करती है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्या पता बॉस को वो पसंद आ गई हो। दूसरे लड़के विशाल की बात सुन मयंक के कम एकदम से रुक गए, जिससे वो दोनों लड़के भी चलते चलते थम गए। तभी मयंक ने पलटकर विशाल की तरफ घूरते हुए उसे आंखें दिखाकर कहा, हद में, अक्षत को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सामने कह दिया, आगे से उसके सामने बिल्कुल मत कहना, उसके लिए मुझे करने मारना कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम तो फिर भी मुझसे बहुत ज्यादा नीचे लेवल पर हो। मयंक की ऐसी धमकी भरी बातें सुन विशाल डर चुका था। वह भले ही एक बहुत बेहतरीन फाइटर था और उसने आज तक बहुत ही लोगों को टेक्काए थे, लेकिन ड्रैगन किंग टीवी से उसकी बहुत ज्यादा फटती थी। इधर रूही कनिका को लेकर दिल्ली पहुंच गई थी। इस वक्त यह
दोनों वालिया पैलेस के सामने खड़ी थी। कनिका ट्रैवल करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसने पीछे बैग टंगा हुआ था जिसमें उसके और रूही के कपड़े थे। वही रूही वालिया पैलेस देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो मन ही मन सोते हुए खुद से कह रही थी, यस फाइनली मैं मॉम को लेकर घर आ गई। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। रूही यह सब सो ही रही थी कि तभी कनिका ने उसे पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, ओ मैडम झूठ बोलकर तो नहीं लाए हो ना यहाँ पर? सच में तुम यहाँ पर रहती हो ना? चलो अंदर। सबसे कनिका की बात सुनते ही रूही ने अपना सर हमें हिलाया और कनिका से बोली, चलिए अंदर चलिए। रूही कनिका को लेकर पैलेस के अंदर जाने लगी। तभी में गेट पर वहां के गार्डों ने रूही का रास्ता रोक दिया और उसे अनजान समझकर उसे वहां से जाने को कहने लग। रूही ने जब कहा कि वो इसी घर में रहती है तभी उनमें से तभी वहां के सारे गार्डन उसे पर हंसने लगे और उनमें से एक गार्ड ने रूही से कहा, अरे ओ मैडम सठिया गई हो क्या? आज तक इस पैलेस में कोई भी औरत या लड़की इंटर नहीं हुई है और तुम कह रही हो कि तुम उसमें रहती हो? जरूर कोई न्यूज रिपोर्टर हो तुम। तभी एक ने अनेक कनिका को पहचान लिया और उसने एकदम से अपने साथी बॉडीगार्ड से कहा, सही कह रहे हो यार, ये लड़की यह न्यूज रिपोर्टर ही है। ये दोनों न्यूज चैनल से आई है। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे 36 हम रोज भागते हैं ऐप बॉस इंडिया आते नहीं कि तुम जैसे न्यूज रिपोर्टर हमारे बॉस के पैलेस के चक्कर काटने लगते हो। भागो यहां से वरना तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगा मैं। गार्डों ने रूही और कनिका को बेइज्जत करके वहां से काफी दूरी पर भगा दिया और फिर कनिका रूही पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, अंडस्को झूठी मक्कार लड़की, शक्ल से कितनी भोली भाली दिखती है और झूठ तो देखो कितना बड़ा बोला कि इस तुम पैलेस में रहती हो। सच में तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पागल खाने छोड़कर आऊंगी। चलो मेरे साथ। रूही बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो वालिया हाउस जिसे वो अपना घर बता रही थी उसे उसी के घर में नहीं जाने दिया जा रहा था। रूही के दिमाग के ऊपर से सारी बातें जा रही थी। कनिका उस पर और भी चिल्ला रही थी। लेकिन शुरू से लेकर अब तक रूही के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। एक तरफ जहां अभी 2 दिन पहले उसने अपनी मौत देखी थी, वही वो साल 2024 हर जगह देख रही है। उसके दिमाग में सब कुछ घूम ही रहा था और कनिका उस पर चिल्ला ही रही थी कि तभी अचानक से उन दोनों से कुछ मीटर की दूरी पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गई। तुरंत ही कनिका ने रूही को पकड़कर उसे वहां से दूर किया और खुद भी पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। धमाका होने के कुछ देर बाद ही पैलेस के लोग बाहर निकले और उनके साथ ही अक्षत खुद भी बाहर निकला। पेड़ के पीछे से कनिका ने अक्षत को दूर से ही देख लिया था। वहीं रूही की आंखें भी अक्षत को देखकर फटी की फटी रह गई और एकदम से उसके मुंह से निकल गया, अंडस्को डैड, डैड जिंदा है। आखिर क्या होगा आगे? क्यों? रूही ने अक्षत को देखते ही अपने मुंह से डैड शब्द निकाला। आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्या रूही सब कुछ समझ पाएगी? जानेंगे सब। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ फिक्शन एफएम पर।